हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उस चैप्टर का नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ और हम लोग हर एक चीज कवर कर रहे थे, एनसीईआरटी साथ में लेके चल रहे थे। और मैंने एक बात बोली थी कि अगर आपको नोट्स बनाना है तो बहुत सही बात है, अगर आप नोट्स खुद से बनाना चाहें, और अगर आप नोट्स खुद से नहीं बनाना चाहते हैं तो मेरे पास जो भी नोट्स है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक, हर एक चीज है जो कि एनसीईआरटी से लिखी गई है। कुछ ऐसे पॉइंट जो कि एनसीईआरटी के बाहर के हैं, तो वो सब भी अगर मुझे लगेगा कि ऐड करना चाहिए तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। बाकी मान लो लास्ट में पीवाईक्यू करते टाइम कोई भी ऐसा टॉपिक फंसता है कि जो लगता है कि एग्जाम में आ सकता है लेकिन नोट्स में अपने पास नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो सारी चीज भी हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे। तो अगर नोट्स चाहिए, जो भी मैंने आपको नोट्स में, जैसे ये है, ये पूरा नोट्स चाहिए अगर आपको, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं आपको जो भी नोट्स बनाऊंगी वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया करूंगी। और सेकेंड चीज, कोई भी चीज है, देखो कितना भी वीडियो देख लोगे, मेरा देख लो, किसी और का देख लो, तब तक कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी जब तक कि एक बार क्लास लगाओ, क्लास से जाने के बाद एक बार देखो कि आज जो आपने पढ़ा है वो क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं। और ज्यादा बेहतर यह है कि या तो आप साथ में नोट्स बनाते हुए तो एनसीईआरटी पढ़ो और नोट्स देखो, अदरवाइज जो भी मैं आपको नोट्स दे रही हूँ उसको देखो साथ में और फिर एनसीईआरटी साथ साथ पढ़ते जाओ। एक पैराग्राफ एनसीईआरटी पढ़ो, एक पैराग्राफ नोट्स में देखो। एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम आता है कि उन्हें एनसीईआरटी नहीं समझ में आती है। तो आपको क्या करना है, पहले जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको भी छोड़ दो। मान लो अपन ने सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में सेल थ्योरी कहाँ पे दी गई है, ठीक है, यहां से सेल थ्योरी स्टार्ट है अपना, यहां से सेल थ्योरी अपनी स्टार्ट है, ठीक। तो मान लो कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सेल थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, यहां से आपको सेल थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, ये जितनी भी सेल थ्योरी दी है आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आपको पहले क्या करना है, पहले आप नोट्स लो, नोट्स से सेल थ्योरी को पढ़ो कि सेल थ्योरी में क्या था, सिल्डन और स्वान ने कौन कौन सी चीजें बोली, सॉरी, कौन बॉटनिस्ट था, कौन जूलॉजिस्ट था, किस पे किसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले एक बार नोट्स से देख लो, उसके बाद एनसीईआरटी पे जाओ, ठीक है, ये भी कर सकते हो। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था अच्छे तरीके से, वो हम लोगों ने पूरा देख लिया था कि सेल क्या होती है, और फिर सेल थ्योरी देख लिया था। फिर जो सेल थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे जो कि शिल्डन और सॉन ने दिया था, वो ये नहीं बता पाए थे कि नई सेल्स कहाँ से आ रही हैं, तो फिर उसको मॉडिफाई किया था, कौन थे, रुडोल्फ वर्चू ने मॉडिफाई किया था, तो वापस से उन्होंने सेल थ्योरी दी। तो उनके दो स्टेटमेंट्स थे, एक ये था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेकेंड स्टेटमेंट ये था कि जितनी भी सेल्स आज आप देख रहे हो उनका वो कहां से अराइज हुई हैं, अपने पहले की सेल से अराइज हुई हैं। मतलब पहले कोई सेल रही होगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल, उससे सेल डिवीजन हुआ होगा तो जाके नई सेल्स बनी। ये कहां से बनी, ये अपने की पहले की सेल से बनी। ये दो स्टेटमेंट आया था फाइनल सेल थ्योरी का। इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया था कि अगर प्लांट सेल की स्टडी करनी है तो ओनियन सेल को लेते हैं, एनिमल की स्टडी करनी है तो ह्यूमन चीक सेल को ले लिया जाता है। ये अपन ने पूरा डिटेल में देख लिया था। फिर थोड़े मोड़े जो छोटे मोटे से डिफरेंस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, उसको भी देख लिया था कि सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है न्यूक्लियस का, कि जो अपना यूकैरियोटिक सेल है उसमें आपको प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, वेल डेवलप्ड आपको न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में मिलेगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उसमें आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए ये चीजें थी, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है, क्योंकि इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। और कौन सा डिफरेंस था, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे वो सारे आपके आएंगे यूकैरियोटिक में। सिर्फ दो ऐसे ऑर्गेनेल्स थे, एक था आपका सेंट्रियोल जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है लेकिन सिर्फ एनिमल्स में पाया जाएगा। ऑल यूकैरियोट्स में आपके सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एनिमल्स में पाए जाते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। और एक और था, वो था आपका राइबोसोम जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है बट प्रोकैरियोट में भी है और आपका यूकैरियोटिक में भी। इतना समझ में आ गया, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके बाद जो आज की क्लास थी, साइज ऑफ सेल भी देख लिया था, शेप ऑफ सेल भी देख लिया था। जो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, हम लोग यहां से देखेंगे। मैं आपको बता दूं, प्रोकैरियोटिक सेल से अपन स्टार्ट करेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल यहां तक का है पूरा, यहां तक पूरा हम लोग पढ़ लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और इस चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, तो जितना दिया गया वो यहां से करेंगे और इसके बाद क्या जितनी भी चीजें बचेंगी वो हम लोग करेंगे किसमें, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे मोटी मोटी सी बात है कि कैसे समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ये हम लोगों ने सबसे पहले ही पढ़ लिया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ठीक। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। और क्या है, साइज में स्मॉलर है, किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया आप समझ लो। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग कौन कौन सी चीजों को पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया को देखते हैं, ठीक है।
पीपीएलओ को देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को देखते हैं। ये सारी चीजें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ते हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कौन सा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, करेक्ट? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर आपको याद होगा तो टोटल 5 किंगडम में कौन कौन से किंगडम थे? एक था आपका मोनेरा, एक था आपका प्रोटिस्टा, एक था आपका फंजाई, और फिर था आपका प्लांटी, और फिर था आपका एनिमलिया। तो ये जो आपका मोनेरा था, इकलौता मोनेरा ही ऐसा था इकलौता मोनेरा ही आपका ऐसा था जो कि था आपका कैसा था? प्रोकैरियोटिक था। बाकी के जो आपके 4 किंगडम्स थे ये सारे आपके कैसे थे? यूकैरियोटिक थे। तो समझ में आ गया कि प्रोकैरियोट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोनेरन्स को देखेंगे। और मोनेरन्स में कौन कौन सी चीजें आती है? मोनेरन्स में आपका साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, पीपीएलओ आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा आएगी। मतलब जितनी भी बैक्टीरिया आप देखते हो वो सारे हम लोग पढ़ेंगे किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया ये सारी चीजें कैसी थी? ये सारी चीजें आपकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ी जाती हैं। ये सारे कैसे हैं? इन सबके अंदर यूकैरियोटिक सेल होता है। इसके बाद अगर बात की जाए, ये तो बात हो गई कि हाँ प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। इसके बाद आता है, मैंने क्या बोला कि साइज स्मॉलर है। स्मॉलर किसके कंपैरिजन में? यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में। अगर साइज स्मॉलर है तो इसका मतलब, आप एक बात बताओ, कोई भी चीज है छोटी छोटी है और वहीं पे दूसरी चीज है जो कि बहुत बड़ी है साइज में, छोटी चीज के कंपैरिजन में बड़ी है, तो जिसकी साइज छोटी है, टुच्ची टुच्ची चीजें हैं, तो ऑब्वियस है ना कि ये लोग जल्दी फटाफट से इनका सेल डिवीजन होने लगेगा, तो जल्दी मल्टीप्लाई करेंगी, बहुत ज्यादा अपने नंबर में ग्रो करा देती है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन बहुत ज्यादा तेजी से होता है इन कंपैरिजन वो वाली सेल जो कि बड़ी साइज में है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं अगर वो साइज में छोटी हैं, स्मॉलर हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनमें मल्टीप्लाई बहुत तेजी से कर रही, मल्टीप्लाई रैपिडली, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा तेजी से होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इतना समझ में आ गया? तो क्या क्या हम लोगों ने देखा कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता, स्मॉलर होता है, मल्टीप्लाई बहुत तेजी से करता है, और एक और बात इसमें क्या होता है, और राइबोसोम होता है। राइबोसोम देखते ना, राइबोसोम होता है। ये सारी चीजें भी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन सा राइबोसोम होता है, क्योंकि हम लोग 2 राइबोसोम पढ़ते हैं, एक 70S टाइप का और एक 80S टाइप का। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70S टाइप का होता है, जो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें आपका 80S टाइप का होता है। ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। और इसके बाद बात आती है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका शेप और साइज में भी ये वेरी करते हैं, शेप और साइज में वेरी करते हैं, बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। कौन से शेप में ज्यादातर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब समझो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है साइज में स्मॉलर है, वेरी कर रहे हैं शेप और साइज में, और अगर साइज में छोटे हैं तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई भी बहुत तेजी से कर रहे होंगे। सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं देखने को आपको मिलती है, ये बात याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और अगर बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल की बात की जाए तो इसका एग्जांपल क्या क्या है, इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी चीजों को पढ़ेंगे? बैक्टीरिया हो गया, पीपीएलओ हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, और आपका ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। फिर आता है आपका इसके बाद सेल इन्वेलप सिस्टम। सेल इन्वेलप सिस्टम, जैसे आप हो, आप अपने घर के अंदर रहते हो, करेक्ट, तो जो बैक्टीरिया होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका भी तो कोई ना कोई सेल इन्वेलप होगा जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये बात समझो कि मान लो ये 3 लेयर यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, टोटल 3 लेयर दिखाएंगे, और तीनों का कलर अलग अलग होगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, और गैप भी छोड़ रहा है, ठीक है। ये 3 लेयर दिख रही है। तो जो सेल इन्वेलप होता है, जो सेल इन्वेलप होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो टाइटली बाउंड होता है, टाइटली बाउंड होता है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैंने तो स्पेस देके बनाया है, तो क्या इतना ज्यादा स्पेस होता है? लूज बाउंडेड होता है? नहीं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे दूर दूर बनाया है, लेकिन इतना गैप नहीं होता है, बहुत ज्यादा टाइटली आपके अटैच होते हैं सेल इन्वेलप में। जितनी भी लेयर्स आप देख रहे हो, टोटल 3 मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ेंगे, तो ये तीनों आपस में टाइटली बाउंडेड होते हैं। 3 लेयर्स होती हैं, टाइटली बाउंडेड है, प्लस 3 लेयर्स होती हैं। और क्या काम कर रही है? काम क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आप लोग अपने घर में रहते हो, घर, छत है, दीवारें हैं, हमको किस चीज से बचाती हैं? बारिश से बचाएगी, धूप से बचाएगी, ठंड से बचाएगी। तो ओवरऑल कंप्लीट प्रोटेक्शन हमको कहां से मिलता है? चोर उचक्के से बचाएगी, जानवरों से बचाएगी। तो कंप्लीट प्रोटेक्शन हमें मिल रहा है किसकी वजह से? जो अपने किनारे किनारे की बाउंड्रीज है। तो उसी तरीके से ये जो सेल इन्वेलप होता है, ये भी बाहर की किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल या फिर यूकैरियोटिक सेल भी आप देख लोगे तो सबके बाहर कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा।
ठीक है। तो ये सेल इनवेलप 3 लेयर से मिलकर बनी है, टाइटली बाउंडेड है, कॉम्प्लेक्स होती है बहुत ज्यादा। और अगर बात किया जाए जो सबसे बाहर है, आउटर मोस्ट वाली होती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यही जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये वेरी करता है। जैसे हर बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स आपका एक ही फॉर्म में नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जिस हिसाब से उसको खुद को प्रोटेक्ट करना है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर बहुत मोटी लेयर आपको दिखेगी, थिक लेयर देखने को मिलेगी। बहुत बैक्टीरिया के अंदर आपको थिक लेयर देखने को मिलेगी, वहीं पे कुछ के अंदर आपको बहुत पतली लेयर मिलेगी। तो जहां पे आपको ग्लाइकोकैलिक्स थिन देखने को मिल रहा है उस टाइम पे उसको बोला जाता है स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर लूजली अरेंज होता है। और जहां पे आपको थिक देखने को मिल रहा है तो उसको बोला जाता है कैप्सूल। ठीक है, जिस हिसाब से बैक्टीरिया को जरूरत होती है उसको प्रोटेक्ट करने में, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस हिसाब से उसको जरूरत होती है उस हिसाब से उसका ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके सेल के बाहर का ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक है, तो अगर ज्यादा नीड है उसको प्रोटेक्शन चाहिए तो उस टाइम पे उसका थिक होगा, आउटर मोस्ट लेयर जो कि ग्लाइकोकैलिक्स है वो थिक होगी, अदरवाइज थिन होती है जिसको स्लाइम लेयर भी बोला जाता है। नेक्स्ट लेयर आती है आपकी सेल वॉल। येलो वाली जो है वो है आपकी सेल वॉल। जब हम लोग प्लांट पढ़ते हैं तो प्लांट में हम लोग को एक चीज पता है कि एक तो एनिमल्स के अंदर सेल होती ही नहीं है, सेल वॉल होती ही नहीं ना, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर का सेल वॉल किसका बना होता है? उसके अंदर का सेल वॉल आपका सेलुलोज का बना होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया है उसका जो सेल वॉल होता है वो आपका बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, पेप्टाइडोग्लाइकन का। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन का। अब सेल वॉल है, सेल वॉल क्या करती है? सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब बेसिक फ्रेमवर्क बनाती है। ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सेल को कोलैप्स होने से और ब्रस्ट होने से कौन बचाता है? वो भी आपका सेल वॉल ही बचाती है। इतना समझ में आ गया। और जो सबसे ज्यादा इनर मोस्ट लेयर है ये होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। इनर मोस्ट लेयर क्या है? इनर मोस्ट लेयर है आपकी सेल मेम्ब्रेन। इनर मोस्ट लेयर है आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी है? जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये चाहे आपकी यूकैरियोटिक सेल हो या आपकी प्रोकैरियोटिक सेल हो, सेल मेम्ब्रेन दोनों में एक जैसी ही होगी। चाहे यूकैरियोटिक सेल ले लो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल ले लो, सेल मेम्ब्रेन एक जैसी होगी। अब सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है अभी आप आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे, जब आप देखोगे कि बाइलिपिड की लेयर होती है, बाई लेयर होती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की होती है, बाई लेयर होती है। तो सेम जैसे आपका यूकैरियोटिक सेल का होता है सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही आपका प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। तो जब अभी हम लोग आगे यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे ना, वहां से हम लोग ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ लेंगे। क्या समझा? कि बाई लेयर होती है, बाई लेयर है और फास्फोलिपिड की है, फास्फोलिपिड की है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो कौन कौन सी चीजें हम लोगों ने देखी? हम लोगों ने देखा कि एक ग्लाइकोकैलिक्स है आउटर मोस्ट लेयर, फिर है आपकी सेल वॉल और इनर मोस्ट लेयर है आपकी कौन सी? सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स का थिकनेस और कंपोजिशन में डिफर कर रही है, वेरी कर रही है। ठीक है, तो एक तो अगर थिक है तो कैप्सूल बोलेंगे और अगर लूजली अरेंज्ड है, थिन है, तो उसको स्लाइम लेयर बोला जाता है। सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ सेल को ब्रस्ट है कोलैप्स होने से बचाती है। इनर मोस्ट लेयर है आपकी सेल मेम्ब्रेन। इनर मोस्ट कौन सी है? वो आपकी सेल मेम्ब्रेन है। जैसी आपकी यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन है, सेम आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। और कैसी है? बाई लेयर। किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड की। ये सारी चीजें आपको जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिटेल में हम लोग करेंगे यूकैरियोटिक सेल में, बाकी ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब अगर देखोगे इसको मैं आपको समझाऊं तो देखो साथ साथ याद करते चलना ना, अपने मन से हम आपको कुछ नहीं पढ़ा रहे, हम आपको एनसीईआरटी में दिखा दें कि देखो इधर लिखा हुआ है कि most prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. कैसा cell envelope है? सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ ए टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद सेल वॉल है और सबसे अंदर का है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद है आपका सेल वॉल और उसके बाद है आपका इनर मोस्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म द डिस्टिंक्ट फंक्शन। सारे लेयर का अपना अलग अलग फंक्शन है लेकिन साथ में वो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं, यानी कि सेल को प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इन, ये तो ग्राम स्टेनिंग का है। उसके बाद ग्लाइकोकैलिक्स का देख लो। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग
बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीथ, अगर लूज शीथ के फॉर्म में तो स्लाइम लेयर बोला जाएगा, थिक है, टफ है तो उसको कैप्सूल बोला जाता है। सेल वॉल क्या करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और बैक्टीरिया को ब्रस्ट और कोलैप्स होने से बचाती है, और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, इंटरैक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड के, और जैसा आपका यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वैसा ही आपका प्रोकैरियोटिक सेल का भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। हर एक चीज आपके एनसीईआरटी के साथ साथ चल रही है, हर एक चीज आपके एनसीईआरटी के साथ कवर हो रही है, तो बिल्कुल ही परेशान होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो सेल एनवेलप सिस्टम कैसा है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है। कितनी लेयर है, 3 लेयर है। कौन कौन सी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। टाइटली बाउंडेड है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, साथ में मिलके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, अदरवाइज सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। अब देखो देखो ये इनर मोस्ट वाली कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना, ठीक है, इसको भूल जाओ। सबसे पहले देखो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। येलो वाला कौन सा है, येलो वाला है आपका सेल वॉल। जो आपका पिंक कलर का दिख रही है, पिंक कलर वाली कौन सी है, वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो आउटर मोस्ट है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, डिफर है कंपोजिशन और थिकनेस में अमंग बैक्टीरिया। अगर स्लाइम लेयर है लूज आपको देखने को मिलेगा, अगर टफ है तो उस टाइम पे ग्लाइको कैप्सूल बोला जाता है। सेल वॉल की बात की जाए तो पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करी जाए तो वहां पे सेल वॉल सेलुलोजिक होती है। मेंटेन करती है सेल के शेप को, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ सेल को ब्रस्ट या कोलैप्स होने से भी प्रिवेंट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे यूकैरियोटिक सेल की होती है, ये जो यू और प्रो लिखा गया ना, इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी एक जैसी होगी। फास्फोलिपिड की पाई लेयर होती है और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब ये क्या है, ये हम लोग थोड़ी देर बाद समझते हैं। फिलहाल ये समझो ये क्या है, ये क्या है, ये दोनों चीजें क्या है। तो इसको यहां से समझो कि जैसे मान लो बाहर वाली क्या है, देखो अपन की लाइव क्लास नहीं चली, लेकिन आप बोल तो सकते हो कि बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद सेल वॉल है, और एकदम इनर मोस्ट की जो है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पे देखो, यहां पे हम आपको दो चीजें दिखाएंगे। ये अंदर वाली क्या थी, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, करेक्ट। तो यहां पे कुछ इस तरीके का इनफोल्डिंग देखने को मिलेगा आपको। तो ये वाली जो इनफोल्डिंग है इसको बोला जाता है मेसोजोम। मेसोजोम किसका आपको इमेजिनेशन दिखा, ये सेल वॉल का, सेल मेम्ब्रेन का, किसका इमेजिनेशन दिखा, ये आपको कहां से दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन से ही तो दिख रहा है। तो किसका है ये, किसकी इनफोल्डिंग से बना, किसकी इनफोल्डिंग से बना, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये बताओ इसके बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, अच्छा खासा सीधा सीधा था, ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इनफोल्डिंग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आप समझो कोई चीज ऐसी सीधी है तब सरफेस एरिया ज्यादा है, या ऐसे 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 तब ज्यादा है, तो ऑब्वियस है ना कि इस वाले में सरफेस एरिया ज्यादा आपको दिख रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा। तो अंदर इसको इसलिए यहाँ पे किया गया जिससे कि सरफेस एरिया को इंक्रीज किया जा सके। अब सरफेस एरिया को इंक्रीज क्यों करना है, उसका भी तो कोई कारण होगा। तो ये बात समझो कि जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें यहाँ पे एंजाइम्स लगे होते हैं, कई सारे एंजाइम्स लगे होते हैं। तो जब सरफेस एरिया बढ़ गया, जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो ऑब्वियस है ना जो एंजाइमेटिक कंटेंट था वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जब सरफेस एरिया बढ़ गई, जब जगह बढ़ गई, तो ऑब्वियस है ना कि जो वहां पे एंजाइम्स थे वो भी ज्यादा हो जाएंगे। तो एंजाइमेटिक कंटेंट को बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए सेल मेम्ब्रेन में इस तरह की आपको फोल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, और जिसको मेसोजोम बोला जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ गया, एंजाइमेटिक कंटेंट बढ़ गया। इसके अलावा मेसोजोम, जैसे अपन के बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आप देखते हो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेसोजोम होता है जो कि आपका रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करता है, और भी बहुत सारा काम है, लेकिन मेन याद करो, मेन इसका रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे इसके रोल हैं। ये बात रही मेसोजोम की। इसके बाद यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में ही कुछ इस तरीके का एक्सटेंशन होता है, और इसको बोला जाता है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, ठीक है। क्या क्रोमैटोपोर सारे प्रोकैरियोट्स में होता है, तो जवाब आएगा नहीं। कुछ प्रोकैरियोट्स में आपको क्रोमैटोपोर देखने को मिलेगा, और किसमें देखने को मिलेगा, क्रोमैटोपोर पिगमेंट कंटेन करता है, पिगमेंट कंटेन करता है, पिगमेंट होता है। एक बात मेरी आज के बाद हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में जब भी पिगमेंट सुन लो कहीं पे कि पिगमेंट आ गया है, तो समझ लेना अगर पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। तो जहां भी फोटोसिंथेसिस कराने की जरूरत होगी वहां पिगमेंट होगा, और अगर पिगमेंट है तो मतलब उस सेल में आपका क्रोमैटोफोर प्रेजेंट है।
ठीक है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है। तो सारे प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटोफोर नहीं होता, लेकिन मेसोसोम आपको सारे प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। बट क्रोमेटोफोर सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलता, कुछ ही प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें कि आपको मेसोसोम क्रोमेटोफोर देखने को मिलता है। और क्यों? क्योंकि क्रोमेटोफोर पिगमेंट कंटेन करता है और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प हो जाती है। तो हम लोगों ने दो बातें देख ली यहाँ पे। देखो ये अभी छोड़ा है, ये मुझे याद है। देखो ये बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, पिंक वाली सेल मेम्ब्रेन, करेक्ट। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, यहीं पे अंदर की तरफ इनफोल्डिंग दिख रही है जिसको मेसोसोम बोला जाता है। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ा देता है। जब सरफेस एरिया बढ़ गया तो मतलब एंजाइम जो वहां के प्रेजेंट थे वो भी नंबर्स में ज्यादा हो जाएंगे। ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में मेसोसोम देखने को मिल सकते हैं, वेसाइकल्स के फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं और लैमेली के। ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में का मतलब क्या है? कुछ इस तरीके की आपको ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेगी। वेसाइकल्स का क्या मतलब है? कुछ इस तरीके की वेसाइकल्स देखने को मिलेंगी। लैमेली का क्या मतलब है? कुछ इस तरीके की आपको लैमेली देखने को मिलेंगी। मतलब इन सारे फॉर्म में आपको मेसोसोम देखने को मिल सकता है। फंक्शन की अगर बात करी जाए तो मेन फंक्शन है रेस्पायरेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पायरेशन करने के लिए मेसोसोम होता है। मेसोसोम की हेल्प से प्रोकैरियोटिक सेल रेस्पायर करती है, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करती है और डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल्स में भी हेल्प करती है और साथ ही साथ सिक्रीशन में भी काम करती है। यहां से सवाल आ चुका है और आ जाएगा, आप गलत कर दोगे, इसलिए सारे फंक्शन को अच्छे तरीके से याद कर लेना। कौन कौन सा? रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रही है एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन डॉटर सेल्स, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन कराती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कराती है डॉटर सेल्स के अंदर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराती है डॉटर सेल्स के अंदर, इसमें भी मदद करती है और सिक्रीशन में भी आपका मदद कर रही है। तो ये काम था मेसोसोम का। नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? नेक्स्ट पढ़ा था क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या था? सब प्रोकैरियोट्स में था? नहीं, कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको क्रोमेटोफोर्स होते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस कराना होता है। किसका एक्सटेंशन है? सेल मेम्ब्रेन का। कुछ प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कंटेन कर रहा है? पिगमेंट कंटेन कर रहा है। और अगर पिगमेंट कहीं पे दिख जाए तो आंख बंद करना, मार्क कर देना कि अगर पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। ठीक है, तो जहां पे भी फोटोसिंथेसिस कराना होगा वहां पे आपका क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होगा अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आप समझोगे इसके अलावा, जैसे देख लो, मैंने 2 बार बना दिया डायग्राम आज। इसी तरीके से आप भी डायग्राम बना के रखोगे ना तो भी आपको भी चीजों को पढ़ने में ज्यादा इजी रहेगा। फ्लो चार्ट के फॉर्म में, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर पढ़ोगे तो चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। देखो ये तो ऐसा रहेगा, ये सब भूल जाना आप। देखो अब सेल है तो अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ही, ठीक है, साइटोप्लाज्म, पता नहीं क्या है साइटोप्लाज्म। इसके अलावा यहाँ पे इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है हम बताएंगे। इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होता है, इसी को बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। ध्यान रखना, इंक्लूजन बॉडी सिर्फ आपका प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट, यूकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट है। इंक्लूजन बॉडी क्या करता है? आपका फूड को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है। कौन? इंक्लूजन बॉडी। अब फूड स्टोर कर रहा है, कहां पाया जा रहा है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपको इंक्लूजन बॉडी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर लो, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनो, ये सब मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। यहां मेरी राइटिंग को जज मत करना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और साथ ही साथ एक और था गैस वैक्यूल। ये सारे एग्जाम्पल है किसके? इंक्लूजन बॉडी से। इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल का मतलब, जैसे कहीं पे आपको गैस वैक्यूल देखने को मिल जाएगा, कहीं पे आपको फॉस्फेट ग्रेन्यूल देखने को मिल जाएगा, कहीं पे साइनोफाइसिन। ये मैंने जो लिखा ना मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा हम सोच में पड़ गए। कहीं पे आपको फॉस्फेट ग्रेन्यूल देखने को मिल जाएगा, कहीं पे आपको साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल देखने को मिल जाएगा, कहीं पे आपको ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल देखने को मिल जाएगा और कहीं पे आपको गैस वैक्यूल देखने को मिल जाएगा। तो गैस वैक्यूल कहाँ होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में। ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको गैस वैक्यूल देखने को मिल जाएगा। और कहाँ पे होता है? ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर। और किसमें हेल्प करता है? बायंसी प्रोवाइड करता है। कौन? गैस वैक्यूल। तो इतनी सी बातें हैं इंक्लूजन बॉडी में। कौन कौन सी एक बार मेरे साथ बोल दो। इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, लाइन द साइटोप्लाज्म, दिखा दूं मैं? एनसीईआरटी के बाहर जा सकते हैं लेकिन एनसीईआरटी का कुछ नहीं छोड़ेंगे। ये देखो, स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, दिख गया ना, साइटोप्लाज्म में होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। रिजर्व फूड मटेरियल कहां पे स्टोर होता है? साइटोप्लाज्म में, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में स्टोर होता है।
ठीक है। दीज आर नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। ऑब्वियस है प्रोकैरियोटिक सेल है तो मेम्ब्रेन तो वैसे भी नहीं होगी, तो सारे नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है। मैंने दिखाया था ना कि ये सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, तो यहीं पे आपका इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर याद रख लो, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, एक और था गैस वैक्यूल, ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी, इतना तो याद ही रख सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया आपका पूरा। इसके अलावा और क्या था, ये हो गया आपका, ये था अपना इंक्लूजन बॉडी। इसके अलावा यहाँ पे अब सेल है तो सेल का अपना कुछ ना कुछ तो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड कैसा है, ठीक है, इसी को जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए। और जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है उसी को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोमल डीएनए भी बोला जाता है, क्रोमोसोमल डीएनए। नेकेड होता है, नेकेड है मतलब किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। ये सारी बातें हैं किसकी, ये सारी बातें आपकी जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, ये सारी बातें आपकी प्रोकैरियोटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल की। अब एक तो जेनेटिक मटेरियल ये हो गया, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ पे साइड में एक और होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है। छोटा साइज में होता है जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है, साइज में थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस के बाहर, सॉरी न्यूक्लियस कह रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म में इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा पाया जा रहा है। तो कैसा, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, ये था क्रोमोसोमल डीएनए, ये होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, और साथ ही साथ ये था सर्कुलर, जो मेन वाला था। तो जो प्लाज्मिड होगा ये होगा आपका स्मॉल सर्कुलर डीएनए, और इसी को बोला जाता है प्लाज्मिड, इसी को बोला जाता है। बहुत घिचपिच हो गया ना, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख लो, पहले इंक्लूजन बॉडी देख लो। देखो इंक्लूजन बॉडी क्या है, साइटोप्लाज्म है, फूड स्टोर करता है, ठीक है, रिजर्व फूड को स्टोर करता है। एग्जांपल में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल कहाँ पे है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। इसके अलावा मीजोजोम और क्रोमेटोफोर मैंने आपको बता दिया था। जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करूं, देखो एक ये बनाया है मैंने, एक ये बनाया है, ठीक है, दोनों आपको दिख गया। तो जो ये वाला है यही मेन है, यही मेन जेनेटिक मटेरियल, इसी को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। नेकेड डीएनए होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, हिस्टोन नहीं होता है, हिस्टोन से कवर्ड नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं, या इसी को सर्कुलर डीएनए भी बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल को। जब आप यूकैरियोटिक देखोगे तो वहां पे कहीं आपको लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। प्लाज्मिड में अब ये देखो, ये था आपका जेनेटिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल का। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में आपको इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको प्लाज्मिड बोला जाता है। और ये क्या है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, इसी को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोला जाता है, और स्मॉल सर्कुलर होता है क्योंकि ये इसके अलावा एक और है, इसके अलावा एक और आपको देखने को मिल रहा है जेनेटिक मटेरियल, तो इसको प्लाज्मिड बोला जाता है। और ये एक्स्ट्रा है इसीलिए इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहा जा रहा है। एक्स्ट्रा है इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोला जा रहा है, और सर्कुलर तो था ही पहले से भी, तो ये उसके अलावा है और साइज में छोटे, इसलिए इसको बोला जाता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, और इसको नाम दिया गया है प्लाज्मिड। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा और क्या आता है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म था यहाँ पे इस तरीके से, ये जो दो मटकी जैसा दिख रहा है, ये मटकी नहीं है, ये राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, ये राइबोसोम है, इसके दो सब यूनिट है। राइबोसोम मैंने यहाँ पे बना दिया, बट ये यहाँ पे नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगा होता है इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये है आपका राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में अगर पढ़ना चाहो तो देखो, जो राइबोसोम होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मैंने पहले बता दिया है, सबसे छोटा ऑर्गेनेल होता है साइज में, सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, 15 to 20 नैनोमीटर इसकी साइज होती है, सबसे छोटा। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल में दोनों में पाया जाता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, पाया जाना था कायदे से प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट में होता है 70S टाइप का, यूकैरियोट में होता है आपका 80S टाइप का। ठीक है, प्रोकैरियोट में है 70S टाइप का, प्रोकैरियोट में 70S टाइप का है, यूकैरियोट में 80S टाइप का है, यूकैरियोट में 80S टाइप का है। ठीक है, इसकी दो जो सब यूनिट मैंने बोला ना, जैसे ये होता है, ये राइबोसोम है, तो अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो जो स्मॉलर सब यूनिट है वो होगी 30S की, जो लार्जर सब यूनिट है वो होगी आपकी 50S की। 30 एंड 50 की तो है ना। ठीक है, एक होगी 30S की, दूसरी होगी 50S की। बट अगर आप
यूकैरियोटिक डीएनए, ये सॉरी यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करोगे तो यूकैरियोटिक राइबोसोम में क्या होता है, इसमें जो लार्जर सब यूनिट है वो होती है 60s की, और जो स्मॉलर होती है वो होती है आपकी 40s की। ठीक है, अब हर जगह दीदी ये हर जगह एस एस क्यों लिख रहे हो, क्या है ये एस एस आखिर? तो ये जो एस एस होता है इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसको बोला जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसी को सेडबर्ग यूनिट भी बोला जाता है, सेडबर्ग यूनिट। ये क्या करता है, ये एस क्या है, ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या है, ये सेडबर्ग यूनिट क्या है, क्या मतलब इसका समझें, तो ये मेजर करता है साइज और डेंसिटी को। इतना समझ में आ गया। और अब ये सारी बातें मोटी मोटी सी आपकी राइबोसोम के बारे में। कई जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे मान लो ये आपका एमआरएनए है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एमआरएनए है। एमआरएनए पे जब राइबोसोम इस तरीके से लगे होते हैं, एक सिंगल एमआरएनए पे अगर आपको इस तरीके के राइबोसोम लगे हुए दिखें और एक चेन बनाते हुए दिखें, तो उस टाइम पे इसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोला जाता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। एमआरएनए कितना है, एमआरएनए है सिंगल, एमआरएनए एक है, अकेला एमआरएनए है। लेकिन जो राइबोसोम है, राइबोसोम मैनी है, ढेर सारे राइबोसोम जब सिंगल एमआरएनए पे लग जाते हैं तो उस टाइम पे वो जिस चेन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोला जाता है। अब ये पॉलीसोम पॉलीराइबोसोम क्या करते हैं, ये पॉलीसोम पॉलीराइबोसोम आपके ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, आरएनए से आपका एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनवाते हैं। जैसे डीएनए से आरएनए बनता है ना, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन ही तो बनता है, ठीक है, हम और आप तो बनते नहीं है, तो उसमें वो आपका हेल्प करता है। तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना था, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, करेक्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है, करेक्ट। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में दोनों में है, करेक्ट। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, कायदे से होना था प्रोकैरियोट में, बट एक्सेप्शन है, तो यूकैरियोट में भी आपका होता है। प्रोकैरियोट में है तो सब यूनिट तो प्रोकैरियोट में है तो 70s टाइप का राइबोसोम होता है और सब यूनिट होती है 30s और 50s। यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करोगे तो 80s टाइप का होता है और सब यूनिट होती है 40s और 60s। जो S है, S होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या इसी को सेडबर्ग यूनिट बोला जाता है, और ये साइज और डेंसिटी को मेजर करता है। देखो 2-3 बार पढ़ोगे ना, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, देखो जेनेटिक्स 2-3 चैप्टर, जैसे जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2-3 ऐसे टर्म्स है, तो टॉपिक है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। जेनेटिक्स वाला चैप्टर जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आता है। मॉलिक्यूलर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, खैर मॉलिक्यूलर में अगर आपने एक बार तगड़े तरीके से पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आप अगर आपने 2-3 बार पढ़ लिया ना, तो आपका सवाल ही गलत नहीं हो सकता। आप बोलते हो ना कि दीदी सवाल नहीं बनता, एक बार अच्छे तरीके से पढ़ के तो देखो, तब ना बने तो बोलना, ठीक है। पढ़ोगे तो बनेगा, 2-3 बार पढ़ोगे ना तो गलती होने के चांस एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। बिना पढ़े नहीं होने वाला यार, बिना पढ़े नहीं होगा। तो नेक्स्ट आता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, साइज कैसी है, 15 to 20 नैनोमीटर। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। जहां भी आपको राइबोसोम दिख जाए, मतलब क्या करा रहा होगा, प्रोटीन सिंथेसिस आपकी करा रहा होगा। पॉलीसोम पॉलीराइबोसोम एक टर्म दिया गया है, ये देख लो, ये पॉलीसोम एंड पॉलीराइबोसोम, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे मान लो एक सिंगल एमआरएनए है, इस पे इस तरीके से राइबोसोम आके लग गए। एमआरएनए कितना है, एमआरएनए सिंगल है, राइबोसोम ढेर सारे हैं, लेकिन एमआरएनए तो एक ही है। सेवरल राइबोसोम जब अटैच हो जाते हैं सिंगल एमआरएनए से और एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस टाइम पे उसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोला जाता है। और ये राइबोसोम पॉलीसोम को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करा रहे हैं एमआरएनए से प्रोटीन में, ठीक है। कोई काम नहीं होता आरएनए का। जब आपका डीएनए से आरएनए बना, ठीक है, डीएनए से आरएनए बना, अब जब इस आरएनए से वापस आपका प्रोटीन बनना है ना, जब आरएनए से वापस आपका प्रोटीन बनना है, तो यहां पे आपका राइबोसोम की मदद की जरूरत पड़ती है। ट्रांसलेशन में आपको राइबोसोम की हेल्प चाहिए होती है, तो ये पॉलीसोम क्या करा रहा है, ट्रांसलेशन में हेल्प कराता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनवाने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा बैक्टीरियल सेल। अगर मोटाइल है, कहीं पे हम लोग क्या देखते हैं, अगर मोटाइल है तो कुछ तो मूवमेंट के लिए कुछ तो स्ट्रक्चर होगा। अगर मोटाइल है तो फ्लैजिला है, मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है तो फ्लैजिला नहीं होगा। अब फ्लैजिला कैसा होता है, जैसे मान लो ये हम लोगों ने पढ़ा, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, आउटर मोस्ट सेल वॉल थी, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहां पे कुछ इस तरह, ये देखो, ये आपको 3 कलर दिख रहा होगा, एक ग्रीन, एक पिंक, एक स्काई ब्लू, करेक्ट, 3 कलर दिख रहा है। तो ये जो है, ये आपका टोटल फ्लैजिला है, ये पूरा स्ट्रक्चर फ्लैजिला का है। बट जो फ्लैजिला होता है उसमें टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। जो सबसे नीचे होता है, नीचे बेस पे, उसको बोला जाता है बेसल बॉडी, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, बेसल बॉडी को, और ये जो थ्रेड लाइक है इसको फिलामेंट बोलते हैं। जो बेसल बॉडी और फिलामेंट को कनेक्ट कर रहा है आपस में, जो बेसल बॉडी और फिलामेंट को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ये पिंक वाला पार्ट, इसको बोला जाता है हुक,
हुक हम लोग क्या करते हैं, हुक हम लोग कहीं पे फंसा देते हैं किसी चीज को टांगने के लिए, या मतलब ओवरऑल सपोर्ट के लिए। तो हुक बीच में होता है, मान लो रस्सी है, वहां पे कोई भी चीज एक हुक जैसा हम लोगों ने लगा दिया, तो वहां पे क्लिप लगाते हो ना कपड़ा टांगने के लिए, तो वो जो क्लिप है, जो क्लिप काम क्या करती है, आपके कपड़े को रस्सी पे टांगने में हेल्प करती है। तो वही चीज यहाँ पे हुक करता है। फिलामेंट को बेसल बॉडी से कनेक्ट करने के लिए कौन है, वो है आपका हुक। हुक की वजह से फिलामेंट और बेसल बॉडी आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये दिख तो सेल मेम्ब्रेन की से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे सेल वॉल का एक्सटेंशन क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पे कवर्ड नहीं होता। जो फ्लैजिला होता है, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है, उसका फिलामेंट सेल मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है, इसलिए इसको एक्सटेंशन बोला जाता है सेल वॉल का। तो एक्सटेंशन किसका है, सेल वॉल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। और कुछ जैसे कहीं कहीं पे आपको फ्लैजिला 1 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको फ्लैजिला 2 देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको फ्लैजिला 3 देखने को मिलेगा। मतलब जिस तरीके की जरूरत होगी, जिस तरीके से मूवमेंट की जरूरत होगी, उस तरीके से उतने नंबर में आपको फ्लैजिला देखने को मिलता है अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर। तो इसलिए वेरी करता है नंबर में और अरेंजमेंट में। प्रोटीन कौन सी होती है, फ्लैजिलिन। जब आप यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करोगे तो उसमें भी ट्यूबुलिन प्रोटीन रहेगी। 3 पार्ट कौन कौन से, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। ये बात थी अपनी मोटी मोटी सी पूरी फ्लैजिला की। नेक्स्ट, फ्लैजिला के अलावा हम लोग 2 स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे। ये तो था फ्लैजिला, और इसके अलावा 2 पढ़ेंगे, पिलाई एंड फिम्बरी। ठीक है, पिलाई और फिम्बरी सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका कोई रोल नहीं होता है मूवमेंट में। जैसे मान लो ये आपका सेल वॉल है ना, ठीक है, अब ये बताओ, ये जो पिंक वाला है ये क्या है, जो पिंक वाला है वो क्या है, जो येलो वाला है वो क्या है, दोनों में आपको कोई अंतर दिख रहा है? तो आप एक बात समझ पाओगे कि जो पिंक वाला मैंने बनाया है, ये नंबर में मैंने 4 बनाया है, नंबर में कम बनाया है और साइज में लंबा बनाया है। लेकिन जो येलो वाला बनाया है, ये कई सारा बनाया है और साइज में छोटा बनाया है। तो ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है ना, ये आपका होता है पिलाई, और जो येलो वाला है वो होता है आपका फिम्बरी। ठीक है, पिलाई हो या फिम्बरी हो, मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करता है, सिर्फ सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं बैक्टीरिया के जो कि अटैचमेंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, आपके बैक्टीरिया को कहीं पे जाके लगना है तो उसमें आपका ये सारी चीजें हेल्प करती हैं। तो देखो, पिलाई तो खैर कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा, फिम्बरी हेल्प करता है आपका अटैच होने में। पिलाई का नंबर होता है 1 to मैक्स जाएगा 6 तक। ये है आपका पिलाई। लॉन्ग है, थ्रेड लाइक है, इलोंगेटेड है। लॉन्ग है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है जिससे कि बैक्टीरिया कनेक्ट हो सके और अपने डीएनए को ट्रांसफर कर सके एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब कौन बना रहा है, कौन बनवा रहा है, वो बनवा रहा है आपका पिलाई। फिम्बरी क्या है, फिम्बरी जैसे आपका ब्रश होता है ना, ब्रश, टूथ ब्रश, तो ब्रिसल्स होते हैं उसमें ना, तो स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अप टू 300 होते, नंबर से बहुत ज्यादा होते हैं, और छोटे छोटे इस तरीके से देखो ना, छोटे छोटे हैं, एक्चुअली ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, ये है आपका फिम्बरी। और बैक्टीरिया को अटैच द बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम पे अटैच होने में हेल्प करते हैं। जैसे आपकी होस्ट टिश्यू है या तो कोई रॉक हो जहाँ पे इसको लगना हो, कहीं पे भी अटैच होना होगा, वहां पे आपका फिम्बरी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सब आपका सरफेस स्ट्रक्चर है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को मूवमेंट में कौन हेल्प कराया, मूवमेंट में हेल्प कराया आपका फ्लैजिला। और पिलाई और फिम्बरी मूवमेंट में हेल्प नहीं कराता, सरफेस स्ट्रक्चर होता है, मोटिलिटी में कोई रोल नहीं प्ले करता है। इसके अलावा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो शेप और साइज में वेरी करता है। तो शेप के हिसाब से देखेंगे तो टोटल 4 शेप देखते हैं हम लोग बैक्टीरिया के अंदर। पहला देखेंगे कोकस, फिर देखेंगे बैसिलस, फिर स्पाइरलम, फिर विब्रियो। ये बताओ, ये डायग्राम मैंने कहां से लिया है? जैसे ये आपको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा तो इतनी देर में आपको पता चल जाना चाहिए कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन से मैंने ये उठाया है। तो देखो, ये है कोकस, ठीक है, कोकाई। कैसा दिख रहा है, गोल 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 दिख रहा है ना, तो स्फेरिकल शेप होता है। ये है बैसिलस, कैसा दिख रहा है आपको, तो खैर स्पून के शेप का जैसा दिखेगा, बट ये देखो, ये रॉड के शेप के जैसा है, तो रॉड लाइक। स्पाइरलम, स्पाइरल शेप। विब्रियो, कॉमा के जैसा लग रहा है ना, हम लोग कॉमा इस तरीके से लगाते हैं ना, ठीक है, तो कॉमा शेप। तो आपको ये चारों याद रखना है। कई बार क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन दे देगा, तो कोकस स्फेरिकल, बैसिलस रॉड लाइक, स्पाइरलम स्पाइरल, विब्रियो कॉमा शेप। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही। इसके बाद आता है कि स्टेनिंग के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, बैक्टीरिया आपके 2 टाइप के होते हैं। ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ आप इतना समझ लो कि 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। पहले पता नहीं कितने साल पहले क्वेश्चन आया था, उतना आता भी नहीं है। 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जो स्ट्रेन को ले लेता है, ये पूरा इसका एक्सपेरिमेंट है ना,
आपके में नहीं है, आप उतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ, सिर्फ इतना समझ लो 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। जो स्ट्रेन को ले लेता है उसको ग्राम पॉजिटिव बोला जाएगा, आपको नाम से जाहिर हो रहा है। जो स्ट्रेन को नहीं लेता उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है। और स्ट्रेन कौन सा है? ग्राम नेगेटिव में पिंक कलर आ जाता है और ग्राम पॉजिटिव में वॉयलेट या पर्पल कलर आता है। बट ये सब कुछ भी नहीं दिया गया, मैं आपको दिखाऊं, एनसीईआरटी में इतना ज्यादा कुछ भी मेंशन नहीं है। ये देखो, कहाँ गया? Bacteria can be classified into two groups on the basis of differences in the cell envelope and the manner in which they respond to the staining procedure. इन स्टेनिंग प्रोसीडर को वो किस तरीके से बिहेव करें, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बेसिस पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। साइंटिस्ट का नाम था ग्राम। ठीक है, जो ग्राम स्ट्रेन को ले रहे हैं उसको ग्राम पॉजिटिव बोला जाता है, जो स्ट्रेन को नहीं लेते उसको ग्राम नेगेटिव बोला जाता है। इतनी सी ही बात आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और आपको भी इतना ही पढ़ना है। देखो, हम लोगों ने आज क्लास में हर एक चीज कवर कर लिया है, टोटल हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अपन करेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल फटाफट से हो जाएगा, इसमें अब सिर्फ टाइम लगेगा यहाँ पे, थोड़ा बहुत इस वाले पार्ट में टाइम लगेगा, बाकी इसके बाद बहुत छोटा टॉपिक बचा है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बहुत बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो बहुत ज्यादा, देखो 2 लेक्चर हुआ, टोटल 4 लेक्चर और लगेगा शायद, दैट्स इट। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कर लिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मेंटोरशिप, जिसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लो अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर प्लानिंग की किस तरीके से पढ़ना है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या फिर कोचिंग भी अगर आपने ले रखी है। कई बार क्या होता है ना कि हमें कोई गाइड करने वाला चाहिए होता है, कि हाँ कोई गाइड करे, कोई समझा पाए, कि क्योंकि जो हम लोग खुद से प्लान बनाते हैं तो वो उसको प्लान तो बना लेंगे, अच्छा खासा टाइम टेबल बना लेंगे, आपने भी मे बी किया होगा, बट उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो जरूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो हमें उस तरीके से जज भी ना करे, मतलब हमारा फैमिली मेंबर ना हो कोई, क्योंकि फैमिली मेंबर के साथ इशू ये आ जाता है ना कि अपन के अंदर थोड़ा डर आ जाता है, हेजिटेशन आ जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी हेल्प चाहिए तो आप लोग मेंटरशिप का प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेंटरशिप में आपको प्रॉपर प्लान दिया जाएगा। ठीक है, वीकली प्लान आपको मिलेगा, वीकली प्लान मिलेगा। आपका टेस्ट जैसा भी चल रहा है उसकी प्रॉपर एनालिसिस की जाएगी। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज आपकी जिंदगी में जो चल रहा है, जो कि आपको पढ़ाई करने से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। 15 डेज पे अपन वीकली एक बार बात होगी, वीकली एक बार बात होगी, बाकी मैसेज के थ्रू रहेगा। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। और इसके अलावा भी अगर जैसे आप कोई भी चीज और ऐड कराना चाहो तो वो सारी चीजें भी हम लोग मेंटोरशिप में ऐड करेंगे, क्योंकि देखो जितना आपका फायदा हो सके उतना ज्यादा अच्छी चीज है हमारी साइड से भी, क्योंकि हमें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलेगा। अगर आपको फायदा होगा तो आप अपने फ्रेंड से भी बोलोगे कि हाँ मुझे वहां से हेल्प मिला था, तो हम भी ट्राई करेंगे कि जितना अपना 100% दे सकें, जितना ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प कर सकें, वो हमारे लिए भी उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी कोई भी डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको कोई भी आपका डाउट आता है, अगर आपको मेंटरशिप लेना है नहीं लेना है उससे बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी आपको नोट्स मिल जाएगा। कोई भी आपका डाउट आता है वो सब भी आप वहां पे पूछ सकते हो, अदरवाइज कमेंट में भी जाके पूछ सकते हो, इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अपना आज का पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखो, अभी से पढ़ना शुरू करोगे, थोड़ा ज्ञान की बात हो जाए, अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर ये सोचोगे ना कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी पढ़ के क्या कर लेंगे, आराम से करेंगे, अगर ये सोच लोगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि इस बार का देखो पेपर जिस तरीके से आया है ना, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नेक्स्ट ईयर भी पेपर आपका टफ ही आएगा। पेपर किस तरीके से अब आ जाएगा ये बात किसी को भी नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है, पेपर और किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, पेपर आसान भी आ सकता है आपका, पेपर टफ भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजों के लिए तैयार रहना। बहुत बेसिक पढ़ोगे तो टफ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और बहुत हार्ड के पीछे चले जाओगे तो बेसिक छूट जाएगा आपका, और अगर पेपर इजी आ जाएगा तो फिर नप जाओगे। इसलिए बैलेंस बना के चलो, जितनी भी चीजें जरूरी हैं। देखो, बहुत ज्यादा ना एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता। जब आप नवंबर से स्टार्ट करोगे ना तो पैनिक सिचुएशन होती है, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, तो आप नहीं समझ पाते क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। बट अभी आपके पास पूरे साल का टाइम है, अभी आपके पास पूरे साल का टाइम है। ठीक है, 10-11 महीने जितने भी हैं, ठीक है, टोटल आपके पास टाइम है। तो इतने टाइम में आपको ना तो पैनिक करने की जरूरत है, ना तो परेशान होने की जरूरत है। आराम से, ठीक है, कोचिंग ले रहे हो, क्लास कर रहे हो, उसके अलावा आराम से 3-4 घंटे निकालो सेल्फ स्टडी के लिए। अभी अगर आप दिन भर में 6-7 घंटे 8 घंटे पढ़ ले रहे हो ना, बस इतना पढ़ो। 12-15 घंटे के पीछे मत पागल हो। अभी से 6-7-8 घंटे भी अगर आप पढ़ पा रहे हो तो बहुत ज्यादा है।
क्लास करो, क्लास के अलावा आप स्कूल जा रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो, आपने ऑनलाइन क्लास ले रखी है, तो उसके अलावा आप 3 आवर्स निकालो, 3 to 4 आवर्स, ठीक है, इतनी देर आप पढ़ो, इतना बहुत है। अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आप भी 6 to 7 आवर पढ़ो, दैट इज मोर देन इनफ। अब भी देखो, कछुए और खरगोश की जो स्टोरी थी ना, खरगोश तेज दौड़ सकता था, आपको ही पता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस था। कछुए जैसी चाल से चलोगे ना, देखो हमेशा कछुए जैसी चाल से भी नहीं चलना होता, ठीक है, वो एक स्टोरी थी इसलिए ठीक है। कछुए का एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो कांस्टेंट था, उसे इस चीज से मतलब, देखो अगर वो दूसरे को देखता, अगर कछुआ आपका खरगोश को देख रहा होता कि अरे भाई ये तो भागा 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 आगे चला जा रहा है, मैं तो यही हूं, तो वो आगे जा पाता, वो आगे नहीं जा पाता। इसीलिए आपको बोला जाता है कि खुद का कंपेयर किसी के साथ मत करो। अब आप देखो यहाँ पे आप इस एग्जांपल से समझो कि दोनों का एंड एक ही था, दोनों का गोल एक ही था, दोनों को उस एंड पॉइंट तक पहुंचना था, जो भी रेस का एंड पॉइंट था दोनों को वहीं तक पहुंचना था, दोनों का टारगेट सेम था, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग थी, तो दोनों की जर्नी अलग अलग थी। खरगोश की जर्नी अलग थी, कछुए की जर्नी अलग थी, ठीक है। खरगोश था, स्मार्ट था, एक्टिव था, स्टिल इधर उधर देखता रह गया, दूसरों के ऊपर ध्यान देता रह गया, हार गया। कछुआ स्लो था, कंसिस्टेंट रहा और अपना कंपैरिजन किसी से नहीं किया, खरगोश को नहीं देखा वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उसका मेन फोकस क्या था कि मेरे सामने वो एंड दिया गया है, मुझे उस एंड तक पहुंचना है, किसी भी तरीके से पहुंचना है, ठीक है। तो उसने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, उसको पता था ये रास्ता है जो मुझे एंड तक लेके जाएगा, तो ब्लाइंडली वो उसी रास्ते पे जाता 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 चला गया और एंड में विनर भी वही हुआ। तो इस कहानी से बहुत कुछ है जो कि सीखने वाली बातें हैं, तो आप अगर समझना चाहोगे तो आप समझ जाओगे, नहीं समझना चाहोगे तो कोई कितना भी समझा देगा बेटा आपको समझ में नहीं आएगा। बेहतर है टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। ओके चलो बाय।